Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Rudy Agrawal and I am here with the second part of environmental chemistry. तो आज के पार्ट में हम वाटर और सॉइल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, अब अपने चैनल पे ज्वाइन बटन भी आ गया है, तो अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ। उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखना। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है MCQ सॉल्व करते वक्त, तो आप उसे इंस्टेंट तरीके से डाउटनट ऐप के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे NV सर, GB सर, आकांक्षा मैम, NJ सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT, JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है वाटर पोल्यूशन। नाउ वी ऑल नो दैट वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी। हम वाटर को जो है उसकी प्योरिटी के लिए बहुत ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन हमें उसकी क्वालिटी जो है वो इंश्योर करके रखनी चाहिए। जो पोल्यूशन है वाटर का वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही ओरिजिनेट होता है। अलग अलग पाथ के थ्रू पोल्यूशन जो है वो सरफेस या ग्राउंड वाटर तक पहुंच ही जाता है। अब कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जो प्लेस ऑफ पोल्यूशन है उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। जैसे कि म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स हैं जहाँ से पोल्यूटेंट जो है वो वाटर सोर्स में एंटर कर रहा है, तो हमें पता है कि हाँ इस जगह से वाटर जो है, पोल्यूटेड वाटर जो है वो एंटर कर रहा है, तो वो हो गए हमारे पॉइंट सोर्स। कुछ नॉन पॉइंट सोर्सेज भी होते हैं पोल्यूशन के। वो कौन से सोर्सेज होते हैं? दे आर दोज सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन वेयर अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, जहाँ पे हम पर्टिकुलर सोर्स जो है पोल्यूशन का वो आसानी से नहीं बता सकते। जैसे एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है तो वो फार्म, एनिमल्स, क्रॉप लैंड सबसे हो रहा है, तो हमें पता नहीं है कि पर्टिकुलरली कहाँ से हो रहा है। दूसरी तरफ एसिड रेन, अब एसिड रेन जो है वो पूरे एरिया में आ रही है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं आ रही है, पूरे एरिया में आ रही है, इसलिए नहीं पता। या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो कि स्ट्रीट से, पार्किंग लॉट से या लॉन से आ रहा है, तो वो एक एरिया से आ रहा है, एक पॉइंट सोर्स से नहीं आ रहा है, तो वो हो गए हमारे नॉन पॉइंट सोर्सेज। अब एक टेबुलर फॉर्म में हम मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स और उनके सोर्सेज जो हैं उनको देख लेते हैं। तो मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो वो कहाँ से आते हैं? हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज है वहाँ से। ऑर्गेनिक वेस्टेज जो है वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगे हमें? डोमेस्टिक सीवेज में मिलेंगे, या एनिमल एक्सक्रीटा जो है, एनिमल वेस्ट जो है, या फिर हमारे एनिमल्स और प्लांट्स जो डीके हो रहे हैं, या फिर जो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं उनसे जो डिस्चार्ज निकलता है, वहाँ से हमें ऑर्गेनिक वेस्टेज मिल सकते हैं। दूसरी तरफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हम हमारे क्रॉप्स में डालते हैं वहाँ से। फिर टॉक्सिक हैवी मेटल्स कहाँ से मिलेंगे? ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्रीज हैं वहाँ से। सेडिमेंट्स कहाँ से आएंगे? अगर हमारी सॉइल जो है वो इरोड हो गई है एग्रीकल्चर या स्ट्रिप माइनिंग के थ्रू, तो वहाँ से हमें सेडिमेंट्स मिलेंगे। पेस्टिसाइड्स कहाँ मिलेंगे? पेस्टिसाइड जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स, फंगाई या वीड्स को मारने के लिए, उसमें हमें पेस्टिसाइड्स मिलेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जब हम माइनिंग कराते हैं यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स की, तब वहाँ से हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो मिल सकते हैं। हीट जो है वो कहाँ पे मिलेगी? जो वाटर हम इंडस्ट्रीज में कूलिंग के लिए यूज़ में लेते हैं एज अ कूलेंट, वहाँ पे हमें ये हीट मिल सकती है। तो ये हमारे मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमें इन जगहों से मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे वाटर पोल्यूशन के कॉजेज पे। आखिर कॉज क्या है? तो इसके 3-4 कॉजेज हैं। पहला है हमारा पैथोजेंस। तो मोस्ट सीरियस वाटर पोल्यूटेंट्स वो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। हम इन पैथोजेंस में बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड होते हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे वाटर में एंटर कर जाते हैं डोमेस्टिक सीवेज या एनिमल एक्सक्रीटा के थ्रू, वो भी इंक्लूडेड रहते हैं। ह्यूमन की जो एक्सक्रीटा होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इकोलाई हो गया या स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस हो गया, जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस कॉज कर सकती हैं। क्लियर है? दूसरा जो हमारा कॉज है वो है ऑर्गेनिक वेस्टेज। तो जो मेजर वाटर पोल्यूटेंट है वो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि लीव्स हो गई, ग्रास हो गया, या जो कचरा होता है हमारा ट्रैश वो हो गया। ये वाटर को पोल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रन ऑफ के थ्रू वाटर में आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ हो रही है वाटर में,
तो वो भी वाटर पोल्यूशन का एक कॉज है। ये वेस्टेज, लेकिन एक बात है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक की तरह ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। अब जो लार्ज पॉपुलेशन रहती है बैक्टीरिया की, अगर वो वाटर में प्रेजेंट हो तो वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है उसे डिकम्पोज कर देती है। वो जो भी हमारी ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है वाटर में, उसे कंज्यूम करना चालू कर देते हैं। अब जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का जो कि वाटर एक सोल्यूशन में होल्ड कर सकता है, वो लिमिटेड होता है। जैसे कोल्ड वाटर में जो हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन है यानी कि DO, वो लगभग 10 पार्ट्स पर मिलियन की कॉन्सेंट्रेशन तक रीच कर सकती है। लेकिन एयर में जो हमारी ऑक्सीजन है वो कितनी है, लगभग 2 लाख पार्ट्स पर मिलियन। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट वाटर में डिकम्पोज होगा तो वाटर की जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट डिप्लीट ही हो जाएगी। अब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वाटर में, वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 6 ppm से कम हो गई तो हमारी जो फिश है उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। अब ऑक्सीजन जो है वो वाटर में या तो एटमॉस्फेयर के थ्रू आता है, या फिर जो हमारे एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो दिन की रोशनी में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके थ्रू आता है। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन चालू रखते हैं, जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। अब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमने वाटर में ऐड कर दिया तो जितनी भी हमारी अवेलेबल ऑक्सीजन है वो यूज अप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वेटिक लाइफ है हमारी, उसकी डेथ होने लगेगी धीरे धीरे। अब जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं हमारे, पता है हमें एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो क्या करने लगते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने लगते हैं और ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं जिनकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो इन ऑर्गेनिक वेस्टेस को डिग्रेड करके वाटर की जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे डिप्लीट करते जाते हैं। Thus, the amount of oxygen required by bacteria to break down the organic matter present in a certain volume of a sample of water is called biochemical oxygen demand, that is BOD. अब जितना अमाउंट ऑक्सीजन का हमारे बैक्टीरिया को चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर में से ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करें, उस अमाउंट को हम बोलेंगे BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जो BOD का अमाउंट होता है वाटर में, वो किस चीज़ का मेजर होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कितना प्रेजेंट है, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी उसको बायोलॉजिकल डिग्रेड करने के लिए। तो जो क्लीन वाटर होता है उसकी BOD वैल्यू जो है वो 5 ppm से कम होती है, लेकिन जो हाईली पोल्यूटेड वाटर होता है उसकी BOD वैल्यू 17 ppm या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। क्लियर हो गया। तीसरा कॉज जो है वाटर पोल्यूशन का वो है केमिकल पोल्यूटेंट्स। तो वाटर जो है हमें पता है बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए जो वाटर सोल्यूबल और इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जिनमें हैवी मेटल्स भी इंक्लूडेड हैं हमारे, जैसे कैडमियम, मरकरी, निकल, वो सब एक इम्पॉर्टेंट क्लास बनाते हैं पोल्यूटेंट्स की। अब ये जितने भी मेटल्स हैं ये ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इनको एक्सक्रीट नहीं कर सकती, तो टाइम के साथ साथ ये हमारी टॉलरेंस लिमिट जो है उसे क्रॉस कर जाते हैं और इसकी वजह से ये हमारे किडनीज को डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर भी डैमेज हो सकता है और जो हमारा लिवर है उसको भी डैमेज हो सकता है। नाउ एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम माइन ड्रेनेज एंड सॉल्ट्स from many different sources including raw salt used to melt snow and ice in the colder climates are water soluble chemical pollutants। अब जो बहुत सारे हमारे एसिड्स होते हैं जैसे H2SO4 हो गया, या फिर जो हमारा सॉल्ट है जिसको हम आइस को पिघलाने के काम में लेते हैं कोल्डर क्लाइमेट्स में, ये स्नो को पिघलाने के काम में लेते हैं, ये सब हमारे वाटर सोल्यूबल केमिकल पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब जो ऑर्गेनिक केमिकल्स है वो दूसरा ग्रुप है सब्सटेंसेस का जो कि हमारे पोल्यूटेड वाटर में मिलता है। अभी तक तो हमने इनऑर्गेनिक की बात की थी, ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हमारे पोल्यूटेड वाटर में हमें मिलते हैं। अब जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारे वाटर सोर्सेस को पोल्यूट करते हैं। जैसे अगर ओशन में कोई ऑयल स्पिल हो गया तो उसकी वजह से हमारा ओशन जो है वो पोल्यूट हो जाएगा। अब दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनका बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट आता है वो क्या है, पेस्टिसाइड्स हैं, जो कि स्प्रेज या जो लैंड से रन ऑफ आता है उससे आ जाते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी होते हैं हमारे, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जिनको PCBs बोला जाता है,
जो कि क्लींजिंग सॉल्वेंट की तरह काम में आते हैं। दूसरी तरफ डिटर्जेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये तीनों भी हमारे वाटर पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब जो पीसीबीज हैं उन्हें सस्पेक्ट किया जाता है कि वो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट्स आने लग गए हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन इनका यूज जो है वो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जो बैक्टीरिया हैं हमारे, जो कि बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट को डिग्रेड करने के काम में आते हैं, वो उनके ऊपर फीड करते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं। इसीलिए जो हमारे बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स हैं वो भी खतरनाक होते जा रहे हैं। अब ग्रो करने के टाइम पे ये बैक्टीरिया करते क्या है, जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारे वाटर में उस सबको यूज अप कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बाकी एक्वेटिक लाइफ है हमारी, जैसे फिश हो गए, प्लांट्स हो गए, उन सबकी डेथ होने लगती है। अब जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें फॉस्फेट्स प्रेजेंट होता है एडिटिव की तरह। तो अगर हम फॉस्फेट्स को वाटर में डाल देंगे तो हमारी जो एल्गी है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, और इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी कि पूरी वाटर की जो सरफेस है वो कवर हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमारी कंडीशंस जो है वो एनारोबिक होने लगती हैं, और एनिमल डेथ होने लगती है, और एब्नॉक्शियस डिके जो है वो होने लगता है, और वो सब इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा पानी है उसके ऊपर वो काई सी जम जाती है, और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जो कि वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये प्रोसीजर जो है, इसमें हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वाटर बॉडीज़ में, जिसकी वजह से प्लांट की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है, और एनिमल लाइफ जो है वो मरती जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होने लगता है, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो इसमें न्यूट्रिएंट एनरिच्ड हो जाती है हमारी वाटर बॉडीज, तो प्लांट पॉपुलेशन तो बढ़ने लगती है, लेकिन एनिमल पॉपुलेशन जो है वो खत्म होने लगती है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे वाटर पोल्यूशन के नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे ड्रिंकिंग वाटर के जो हमें फॉलो करने चाहिए। वो क्या क्या है? पहली कैटेगरी आती है फ्लोराइड की। तो अगर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हम देखें तो वाटर को फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी ड्रिंकिंग वाटर में तो वो हार्मफुल रहेगी और डिजीज कॉज कर सकती है, जैसे टूथ डीके। आपके जो दांत है वो सही से डेवलप नहीं होंगे अगर फ्लोरीन की कमी होगी तो। अब जो सोल्यूबल फ्लोराइड है उसे हम ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm तक रखते हैं, या फिर 1 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब तक। अब F- आयन करता क्या है, जो इनेमल होता है हमारा टीथ पे उसे हार्ड बना देता है। कैसे? जो हमारा हाइड्रोक्सी एपिटाइट होता है, यानी कि 3CA3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस, इसे कन्वर्ट करा देगा वो मच हार्डर फ्लोर एपेटाइट में, यानी कि CA3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। तो ये ज़्यादा हार्ड होता है बजाय के हमारे नॉर्मल हाइड्रोक्सी एपेटाइट। लेकिन अगर F- आयन की कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm से ऊपर चली गई तो हमारे जो टीथ है उन पे ब्राउन बॉटलिंग हो जाती है, यानी कि ब्राउन कलर के धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। उसी समय अगर एक्सेस फ्लोराइड हो गया, यानी कि 10 ppm से अगर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन चली गई फ्लोराइड आयन की, तो हमारे बोन्स और टीथ दोनों पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आता है। और इस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा हमें राजस्थान में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लोराइड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है लेड की। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है लेड के साथ। कैसे? जब हम लेड पाइप्स यूज़ करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जो अपर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है लेड कॉन्सेंट्रेशन की ड्रिंकिंग वाटर में वो है 50 पार्ट्स पर बिलियन, क्योंकि लेड जो है अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी किडनी को डैमेज पहुंचा सकता है, हमारे लिवर को डैमेज पहुंचा सकता है, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डैमेज पहुंचा सकता है। क्लियर है? तीसरा जो हमारा केमिकल है वो है सल्फेट। अगर बहुत ज़्यादा सल्फेट प्रेजेंट होगा ड्रिंकिंग वाटर में, यानी कि 500 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा, तो वो लेग्जेटिव इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन मॉडरेट लेवल पे हार्मलेस रहता है। लेग्जेटिव इफेक्ट मतलब पता है क्या होता है? लेग्जेटिव्स जो है वो कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिससे हम अपने बाउल मूवमेंट्स जो है उन्हें स्टिमुलेट कराते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लेवल में सल्फेट प्रेजेंट हुआ तो वो बहुत ज़्यादा बाउल मूवमेंट करा सकता है। देन नेक्स्ट जो आता है वो है नाइट्रेट। तो मैक्सिमम लिमिट जो है नाइट्रेट की ड्रिंकिंग वाटर में वो रहती है 50 पार्ट्स पर मिलियन। अगर नाइट्रेट एक्सेस में प्रेजेंट होगा
तो ये कुछ डिजीज़ कॉज कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कौन सी है हमारी, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कि मेथहीमोग्लोबिनीमिया। ओके, क्लियर है। अब कुछ और मेटल्स हैं जिनकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रेकमेंड की गई है, जो कि आपको इस टेबल में दिखाई दे रही है। जैसे आयरन जो है वो 0.2 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंगनीज 0.05, एल्यूमिनियम अगेन 0.2, कॉपर 3, जिंक 5 और कैडमियम 0.005 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, इससे ज़्यादा अमाउंट जो है वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा वाटर पोल्यूशन। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सॉइल पोल्यूशन। अब हमें पता है इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम एग्रीकल्चर, फिशरीज और लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट को देते हैं। आज भी बहुत सारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो खेतों में ही काम कर रही है। तो जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन मतलब जो एक्सेस में प्रोडक्शन होता है, वो हमारी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्टोर करके रख लेती हैं ऐसे सीजन के लिए जब हमारा प्रोडक्शन कम होता है, यानी कि लीन सीजन के लिए। अब स्टोरेज के टाइम पे भी क्या होता है, फूड लॉस हो जाता है, कहीं सड़ गया, कुछ खराब हो गया, तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो फसलें हैं वो बच सके। लेकिन जो ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, ये हमारे सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल जो है वो सही ढंग से करना चाहिए। तो आते हैं इसके पहले सब टॉपिक पे, जो कि है पेस्टिसाइड्स। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो उससे पहले बहुत सारे जो हमारे केमिकल्स नेचर में हमें मिलते थे, जैसे निकोटीन वगैरह हो गए, उन्हें हम पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस की तरह काम में लेते थे, जो हमारी मेजर क्रॉप्स होती थी उनके लिए। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऐसा पता लगाया गया कि जो डीडीटी है वो मलेरिया कंट्रोल करने के काम में लिया जा सकता है और बाकी जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेज हैं उनके काम में भी लिया जा सकता है। इसलिए वॉर के बाद डीडीटी जो है उसे एग्रीकल्चर में लगाया गया, जिससे इंसेक्ट्स, रोडेंट्स यानी कि चूहे, वीड्स और बाकी क्रॉप डिजीजेस की वजह से जो डैमेज हो रहा था उसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट जो है हमें दिखने लगे और फिर इसको बैन कर दिया गया इंडिया में। अब पेस्टिसाइड जो होते हैं वो बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल रेपरकशंस होते हैं। मतलब ये टॉक्सिक होते हैं, इसलिए हमारी इकोलॉजी के लिए खतरनाक साबित होते हैं। अगर हम एक ही पेस्टिसाइड का रिपीटेड यूज़ करेंगे तो इससे हमारे ऐसे पेस्ट जो हैं जनरेट होने लगेंगे जो कि उससे रेजिस्टेंट बन जाएंगे, उस ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड से, जिससे हमारे पेस्टिसाइड जो है वो इनफेक्टिव होने लगते हैं। इसीलिए जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है हमारी डीडीटी की, वो इंक्रीज होने लगी और बाकी जो ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स थे हमारे, जैसे एल्ड्रिन, ALDRIN और डी एल्ड्रिन, ये जो हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स थे वो वाटर इंसोल्यूबल थे और नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। इसी की वजह से ऐसे टॉक्सिन्स जो है वो लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ ट्रांसफर होने लगे फूड चेन के थ्रू। और टाइम के साथ साथ इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी हायर एनिमल्स में, वो ऐसे लेवल पे पहुंच गई कि हमारे एनिमल्स जो थे हायर लेवल वाले, उन्हें मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो होने लगे। अब ये होता कैसे है, देखो, ये मॉलिकुलर लेवल पे है, ये धीरे धीरे इक्वेटिक लेवल पे आया, फिर इक्वेटिक लेवल पे स्मॉल फिश ने खाया, फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, फिर उसको और बड़ी फिश ने खाया, फिर उसको सबसे बड़ी फिश ने खाया और सबसे बड़ी फिश को ह्यूमन बीइंग ने खाया। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल तो होते ही हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है जैसे डीडीटी की जो यहाँ पे थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे हो गई, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे हो गई, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई। Now, in response to high persistence of chlorinated organic toxins, a new series of less persistence or more biodegradable products called organophosphates and carbamates have been introduced in the market. अब ये दिखाई देने लग गया कि जो क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स थे वो पर्सिस्ट बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए एक नई सीरीज जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई। ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स थे वो और पर्सिस्टेंट भी कम थे, उनका नाम दिया गया ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। लेकिन हुआ क्या, ये जो केमिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा सीवियर नर्व टॉक्सिन्स थे, मतलब सीधे हमारी नर्व को डैमेज करने वाले थे, इसलिए ह्यूमंस के लिए ज़्यादा हार्मफुल थे। तो इसी की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई
कि कुछ पेस्टिसाइड्स रिलेटेड डेथ जो है वो हो रही है एग्रीकल्चरल फील्ड में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी। अब जो इंसेक्ट्स हैं वो भी इन इंसेक्टिसाइड से बहुत जल्दी रेजिस्टेंट हो गए। अब जो इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री है वो लगी हुई है कि कुछ नया ग्रुप जो है इंसेक्टिसाइड्स का वो प्रोड्यूस कर सके। अब आजकल क्या है, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है वो हर्बिसाइड्स भी यूज करने लगी है, जैसे सोडियम क्लोरेट हो गया यानी कि NaClO3, सोडियम आर्सेनाइट हो गया यानी कि Na3ASO3 और बहुत सारे अलग अलग। तो फर्स्ट हाफ जो था हमारा लास्ट सेंचुरी का, उसमें एक शिफ्ट देखने को मिला हमें, मैकेनिकल से केमिकल वीड कंट्रोल पे आ गए हम। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी होगी कि ये चीज़ भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो मैमल्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ऑर्गेनोक्लोराइड जितने परसिस्टेंट नहीं होते, कुछ महीने में ये डिकम्पोज कर जाते हैं। जैसे हमारे ऑर्गेनोक्लोराइड्स थे, वैसे ही ये वाले हर्बिसाइड्स जो हैं ये भी हमारे फूड वेब में कंसंट्रेट होते जाते हैं। कुछ हर्बिसाइड्स जो हैं उनमें ये भी देखा गया है कि वो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर देते हैं। स्टडीज में ये भी पता चला है कि जब हमने कॉर्न यानी कि जो मक्के की फील्ड है वहां पे हर्बिसाइड स्प्रे किया तो वो ज्यादा प्रोन हो गई इंसेक्ट अटैक को, मतलब उन पे इंसेक्ट अटैक ज्यादा होने लगे बजाय के जब हम उनमें मैनुअल तरीके से वीडिंग कराते थे तब से। अब जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं वो जो हमारा केमिकल पोल्यूशन है उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी और भी हमारे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम रेगुलरली केमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज करते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में, और फाइनली उनको एटमॉस्फेयर में हम रिलीज कर देते हैं एक नहीं तो दूसरी फॉर्म में, तो वो ज्यादा खतरनाक है। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे जो कि है इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में अलग अलग कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, जैसे जो हमारी कॉटन मिल्स हैं या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, पेपर मिल्स हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, वहां से ऐसे वेस्ट जनरेट होते हैं जो आराम से बायोडिग्रेड हो सकते हैं। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है वो कहाँ से जनरेट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से, जिसमें हमारी फ्लाई ऐश इंक्लूडेड है, इंटीग्रेटेड आयरन और स्टील प्लांट से जो कि ब्लास्ट फर्नेस वाला स्लैग प्रोड्यूस करते हैं, या फिर स्टील मेल्टिंग स्लैग जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये सब हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करती है या जिंक या कॉपर, तो ये कुछ मड और टेलिंग्स जो है प्रोड्यूस करती हैं। टेलिंग्स क्या होते हैं? टेलिंग्स वो मटेरियल्स होते हैं जब हम वैल्यूएबल फ्रैक्शन जो है ओर में से उसको अनवैल्यूएबल या अनइकोनॉमिक फ्रैक्शन से रिलीज कर देते हैं, से सेपरेट कर देते हैं, तो उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है उसको हम टेलिंग्स बोलते हैं। तो ये वाली जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं ये कुछ इस तरह की मिट्टी वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, टेलिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। फिर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं वो जिप्सम प्रोड्यूस करती हैं। नाउ हैजार्डस वेस्टेज सच एज इन्फ्लेमेबल्स, composite explosives or highly reactive substances are produced by industries dealing in metals, chemicals, drugs, pharmaceuticals, dyes, pesticides and rubber goods. अब कुछ hazardous wastes जो हैं वो भी प्रोड्यूस करती हैं हमारी इंडस्ट्रीज, जैसे इन्फ्लेमेबल्स हो गए या एक्सप्लोजिव हो गए या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेज हो गए। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मेटल, केमिकल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज इन सब में डील कर रही हैं। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है, अगर उनका डिस्पोजल सही तरीके से नहीं किया गया, प्रॉपर मेथड से नहीं किया गया, तो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो आ सकता है। नए इनोवेशंस जो हैं वो किए गए हैं जिससे हम इन वेस्ट मटेरियल का अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल जो फ्लाई ऐश और स्लैग प्रोड्यूस होता है स्टील इंडस्ट्री में, उसे हम सीमेंट इंडस्ट्री में काम में ले लेते हैं। दूसरी तरफ लार्ज क्वांटिटीज़ जो हैं टॉक्सिक वेस्टेज की, उन्हें हम कंट्रोल्ड इंसिनरेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि जो स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम जो फैक्ट्री गार्बेज है उसके साथ ही जला देते हैं खुले हुए ढेर में, ओपन बिन्स जो होते हैं उसमें। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट हैं अगर उनको अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो जो हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी वो डिग्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि है वेस्ट रिसाइकलिंग। तो वेस्ट की रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं हम? जो भी फ्यूल हमें प्लास्टिक वेस्ट से जैसे सपोज करो ऑक्टेन हुआ है, उसकी ऑक्टेन रेटिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई लेड नहीं होता और उसको हम ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। तो आजकल कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं
केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से जो क्लोथ्स हैं उन्हें अब रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट से बनाया जाएगा। इंडिया में जो हमारी सिटीज़ और टाउन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर कट देखने को मिलता है हमें, और बहुत ज़्यादा जो है हमारा कचरा कूड़ा जो है वो इधर उधर इकट्ठा रहता है। लेकिन अब इन दोनों प्रॉब्लम्स का इजीली सोल्यूशन जो है वो निकाल लिया गया है। एक ऐसी चीज़ डेवलप की गई है जिससे हम कचरे से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब एक पायलट प्लांट जो है वो सेटअप कर दिया गया है जहाँ पे फेरस मेटल्स, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, इन सब को गार्बेज से रिमूव करने के बाद उसे वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा। उसके बाद बैक्टीरियल स्पीशीज के थ्रू उसका कल्चर कराया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मीथेन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम खाद की तरह काम में ले सकेंगे और बायोगैस को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में ले सकें। क्लियर हो गया? पायलट प्लांट क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम एक तरह से ट्रेनिंग करते हैं ना, जैसे, तो वही हो गया कि एक जगह लगा के देखते हैं, अगर सक्सेसफुल रहा तो बाकी जगह भी लगा दें। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने वाटर, सॉइल पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो इसका लास्ट पार्ट रहेगा और उसी के साथ हमारी 11th केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उस पार्ट में हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में भी बात करें। ठीक है? सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।